राजनीति के जरिए जो सामाजिक सेवा करनी होती है वो आपको कहाँ से इसके लिए प्रेरणा मिली? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी। तो माता पिता से मैंने संस्कार ली। सर, आप 15 जिलों तक अपना प्रभाव रखते हैं। हमने सुना है दहेज प्रथा जैसी जो कुरीतियां हैं वो न जाने हमारी कितनी बच्चियों के जीवन को ले लेती हैं। तो इस दिशा में आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं? मेरा जैसा व्यक्ति, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन मृत्यु भोज जैसे आयोजनों से, एक सामाजिक कुरीति से कितने समाज के परिवार बर्बाद हुए, कितने जवानों का भविष्य खराब हुआ है, कितने गरीब लोगों ने अपनी जमीनें गिरवी रख करके और मृत्यु भोज का आयोजन किया है। मुझे बेहद दुख होता है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। वो पैसा जितना लाखों रुपए बर्बाद करके मृत्यु भोज के आयोजन में लगाते हैं, उस पैसे को सरकारी नौकरी के लिए, अपने बच्चे के भविष्य को बढ़ाने के लिए खर्च किया जाए। और मैंने पिछले कई वर्षों से, पिछले 15 सालों के अंदर काफी सारे, मैंने हजारों लोगों को जागरूक किया है बाल विवाह के प्रति, के बच्चों का भविष्य खराब नहीं करें। अपने जो नौनिहाल के बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए आप उनको मैच्योर होने तक आप शादी ना करें। तो बाल विवाह को हर प्रकार से प्रशासन के सहयोग से रुकवाने का हमने प्रयास किया है, सूचनाएं दी है। राजनीति में कुछ लोग इसलिए आते हैं कि वो अपने साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ अपनी सातों पीढ़ियों का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीति के अलावा समाज के लोगों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। समाज के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सारी कुरीतियों को मिटाकर अपने समाज को आगे ले जाने के लिए राजनीति का दामन थामते हैं। जी हाँ, लेकिन वो लोग बहुत कम ही होते हैं। लेकिन उन कम शख्सियत में से ही आज एक शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और आज स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ टोंक सवाई माधोपुर से एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो ना सिर्फ बच्चियों के लिए, ना सिर्फ अपने समाज के लिए, ना सिर्फ युवाओं के लिए, आप कह लीजिए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का हर वो काम करवाते हैं जो हर नेता नहीं सोच सकता है। जी हाँ, चाहे से बाल विवाह हो या फिर हो दहेज प्रथा, चाहे से हो मृत्यु भोज या फिर हो रक्तदान जैसा पुण्य कमाना, इन सभी चीजों में आगे रहते हैं। और इनका नाम है राम अवतार मीणा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आप ही से शुरू करना चाहती हूँ कि देखिए, राजनीति तो हर कोई कर लेता है, लेकिन राजनीति के जरिए जो सामाजिक सेवा करनी होती है वो आपको कहाँ से इसके लिए प्रेरणा मिली? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी। जी, मैं बचपन से ही मेरे अंदर ये विचार था कि जब मैं 5-6 साल का था, 6-1 साल का, तो मैं छोटा सा था, तो बोलता कम था। तो घर वाले भी कहते थे कि बोलता कम है, संकोची स्वभाव का है। तो फिर धीरे धीरे जैसे मेरी एजुकेशन हुई, तो मैं शुरू में पढ़ने में ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था, और फिर धीरे धीरे मैं पढ़ाई के प्रति मेरा लगाव हुआ। तो मैं माँ के साथ खेत पे जाता था, घर वाले परिवार वालों के साथ जब गाय भैंस का काम करते थे, तो वो उनके साथ साथ में वो जैसा करते थे वैसा हम भी, बाल स्वभाव होता तो हम भी ऐसा ही करते थे। तो खेतों में जाना, उनके साथ में गाय को लाना, भैंस को लाना, बकरी को लाना, ऐसा काम करते थे। तो माता पिता से मैंने संस्कार लिए। मेरे पिताजी से सरकारी सेवा में तो कम रहते थे, माँ के साथ ही मैं रहता था। और इंडिविजुअली क्या, मैं अकेला था, माँ पिता की इकलौती संतान, एक मात्र बेटा हूँ। और मेरे पिता मेरे को बहुत अच्छा बड़ा अधिकारी या कुछ अच्छी सरकारी सेवा में भेजना चाहते थे जी। पर जब बैठते थे पिताजी, सप्ताह भर में आते थे दूर से सेवा, सरकारी सेवा से, तो वो शाम को सुबह जब बैठते थे परिवार के साथ में, तो वो उनकी बातें जब मैं सुनता था, देश की, समाज की, वो क्या राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, तो जब चर्चा करते थे तो उनसे मैं धीरे धीरे बचपन में कुछ बातें सीखा जी। और वो चर्चा करते थे, उस आदमी ने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, कि पुरानी कहानियां सुनाया करते थे। तो उन कहानियों से पिताजी की, माताजी की, परिजनों की, जो परिवार वाले, जो हमारी बुआ जी हुआ करती थी, हमारी बहन जी हुआ करती थी, परिवार के बड़े लोग, हमारे ताऊ जी थे, वो आपस में ऐसे चर्चा करते थे जी। तो उनकी कहानियों से ऐसे मेरे मन के अंदर प्रेरणा जगी कि क्यों नहीं ये लोग, वो पहले ऐसा करते थे, आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 200 साल पहले, तो क्यों नहीं हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे, बचपन छोटा तो था ही मैं, तो फिर ऐसे विचार मेरे मन के अंदर पैदा होते थे। फिर मैं कक्षा 7, 8, 9, 10 तक में पढ़ा, तो वो काफी सारे ऐसे सेवा भाव मेरे अंदर आ गए। विद्यालय के अंदर फिर वो एनएसएस के कैंप लगते थे जी। तो उनके अंदर हम बढ़ चढ़ के पौधारोपण करना, उसमें हम साफ सफाई का काम करना, ऐसे कामों में ज्यादा रुचि लेते थे। और गुरुजी जो कहते थे घर में, परिवार में जो कहते थे, ऐसे
बड़े त्योहारों पर तो साफ सफाई का काम करना, एक दूसरे का सहयोग करना। और तो उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता था। गांव में किसी को कोई परेशानी आ गई, कोई संकट आ गया, गांव में कोई आग लग गई तो उसको बुझाने भागना, गांव में कोई बीमार हो गया तो उसको लेकर हॉस्पिटल भागना, उसका इलाज करवाना, घर में किसी की मौत हो गई तो उसके घर में उसको ढाढ़स बंधवाना, तो ऐसे कामों में रुचि हो गई। तो धीरे धीरे सामाजिक सेवा का भाव मेरे बचपन से ही ये पैदा हुआ जी। और कहीं ना कहीं अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सर आप 15 जिलों तक अपना प्रभाव रखते हैं, हमने सुना है। और इसी के चलते अगर हम समाज की कुरीतियों की चर्चाएं करें तो समाज के अंदर हम टोटल पूरे समाजों की ही चर्चा कर रहे हैं, ना सिर्फ मीना समाज बल्कि और सभी समाजों के अंदर। जिस तरीके से गांव के एरिया में हम जाते हैं तो आप आज भी बाल विवाह से इनकार नहीं कर सकते हो, मृत्यु भोज से इनकार नहीं कर सकते हो, और दहेज प्रथा जैसी जो कुरीतियां हैं वो न जाने हमारी कितनी बच्चियों के जीवन को ले लेती हैं। तो इस दिशा में आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं? चेतना जी, मैंने पहला चैनल देखा जो आप ऐसे मन से सामाजिक मुद्दों को उठा करके समाज के सामने, देश के सामने ला रहे हो। मैंने बहुत सारा मीडिया के क्षेत्र में काम करने वालों से मेरी अच्छी मित्रता है, लेकिन वो केवल पॉलिटिकल और तत्कालीन समस्याओं पर चर्चा करते हैं जी। लेकिन आप ऐसे मुद्दों को छू रहे हो जो आज तक कोई उन मुद्दों तक पहुंच नहीं पाया है, और जो समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। समाज में जो फैली कुरीतियां, ऐसे विषयों पर बात करने वाला आपका चैनल है। और मेरे जैसे व्यक्ति को आपने रूरल क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, पूर्वी राजस्थान सवाई माधोपुर से उठा करके यहाँ आपके स्टूडियो में बुला करके जो क्वेश्चन मेरे से कर रहे हो, मेरा मन प्रसन्न है आज का आपने उन सामाजिक मुद्दों को उठा करके आपने लोगों के अंदर एक वो समाज सुधार की भावना पैदा करने का प्रयास किया है जिससे समाज के अंदर नई क्रांति आ सकती है। इस समाज का नौजवान खड़ा होकर के देश को, समाज को नई दिशा दे सकता है। मेरा जैसा व्यक्ति, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन मृत्यु भोज जैसे आयोजनों से, एक सामाजिक कुरीति से कितने समाज के परिवार बर्बाद हुए, कितने जवानों का भविष्य खराब हुआ है, कितने गरीब लोगों ने अपनी जमीनें गिरवी रख करके और मृत्यु भोज का आयोजन किया है। मुझे बेहद दुख होता है कि ऐसा सेंसिटिव विषय जिसके घर के अंदर मौत हो गई और वहां पर लोग करा रहे हैं, लोग रुदन मचा रहे हैं, और वहां पर सामाजिक प्रेशर के अंदर है, पंच पटेल प्रेशर करके, समाज के लोग प्रेशर करके के तो पीढ़ियों से चले आ रही परंपरा, इसको तोड़ नहीं सकते, आपको मृत्यु भोज का आयोजन तो करना पड़ेगा। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। वो पैसा जितना लाखों रुपए बर्बाद करके मृत्यु भोज के आयोजन में लगाते हैं, उस पैसे को सरकारी नौकरी के लिए, अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए खर्च किया जाए, समाज में सुधार होगा, नहीं क्रांति आएगी। बहुत सही कह रहे हैं आप। सुना है मैंने भी, कई जगह देखती हूँ 5 गाँव को जिमा ने बुलाया है, 12 गाँव जीमने आए थे। आप ये देखिए कि कोई तो अपना प्रिय व्यक्ति खो देता है और उसके बाद समाज के प्रेशर से इतना ज्यादा अपने आप को कर्ज में डुबो करके ऐसा काम करने का फायदा है ही क्या, जो आपके परिवार को भविष्य के लिए भी और असुरक्षित कर देता है। पैसों से भी आप इमोशनली तो इतने वीक होते ही हैं, आप मेंटली वीक होते हैं, इसी के साथ साथ आप आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस समाज के प्रेशर से। और जितना हो सके इस कुरीति को कम करने के लिए सर आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इस मामले में, देखे, कदम बढ़ाने वाला चाहिए होता है। इन मामले में बातें तो बहुत लोग कर लेते हैं बैठ के चौपाटियों पे और चबूतरों पे बैठ के, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें हिम्मत होती है इनके खिलाफ बोलने तक की और इसके खिलाफ कदम उठाने की। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से बाल विवाह भी होते हैं, हमारे यहाँ पे आँख दी जाती है, छोटी छोटी सी बेटियों को, गुड्डियों को दुल्हन बनाकर बिठा दिया जाता है, पुलिस के डर से भी। आप देखिए ना कि आज भी डर नहीं है पुलिस का, आपको एक कहीं ना कहीं सुरक्षा का वो है कि हाँ हमारे बच्चों को छुपा के शादी करा देते हैं, पुलिस आएगी तो बता देना, ऐसे वाले सीन आज भी गांव में है, गांव के अंदर है। हाँ, अभी तो ये कहीं ना कहीं आज शिक्षा के अभाव के कारण है। आपको नहीं लगता कि ये शिक्षा की जो कमी है हमारे समाज के अंदर, वो इन कुरीतियों को बढ़ाती जा रही है? आप इस दिशा में शिक्षा को लेकर क्या काम कर रहे हैं समाज के लिए? देखिए चेतना जी, ये इश्यू आपका एक सामाजिक मुद्दा मृत्यु होता है, उसके बाद आपने बाल विवाह की भी चर्चा कर ली, इसके बाद में दहेज प्रथा भी आएगी, शराब का प्रचलन भी ज्यादा हो रहा है, वो भी आएगी, बहुत सारी कुरीतियां हैं, उन सब के लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारी एक संस्था है अरुणोदय जन कल्याण सेवा संस्थान, उसके माध्यम से हम समय समय पर ऐसे जन जागरण के कार्यक्रम चलाते हैं।
मृत्यु भोज तो है हमारा, इसके अलावा बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, अशिक्षा है, इनके लिए रक्तदान के कार्यक्रम में, जन जागरण के ऐसे कार्यक्रम हम चला रहे हैं। और मैंने पिछले कई वर्षों से, पिछले 15 सालों के अंदर काफी सारे, मैंने हजारों लोगों को जागरूक किया है बाल विवाह के प्रति, के बच्चों का भविष्य खराब नहीं करें। अपने जो नौनी हाल है उनके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए आप उनको मैच्योर होने तक आप शादी ना करें। तो बाल विवाह को हर प्रकार से प्रशासन के सहयोग से भी रुकवाने का हमने प्रयास किया है, सूचनाएं दी है। और अभी भी हम बाल विवाह के प्रति जन जागरण के कैंप करते हैं, आयोजन करते हैं, सेमिनार करते हैं। दहेज प्रथा के लिए भी हम काफी प्रयास किया है हमने। और अब तो हमारे समाज में नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं 1-1 रुपए में शादी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नया नौजवान खड़ा हो रहा है कि नहीं हम दहेज का विरोध करते हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। वो किसी भी समाज का हो जो बिना दहेज के शादी कर रहा, उसका मैं स्वागत करता हूँ। और मैं कभी मेरे को मिला तो मैं उनको गले लगाकर, भाई की तरह, बेटे की तरह और मित्र की तरह गले से लगा करके और उसका स्वागत करूंगा, सत्कार करूंगा। आप भी इस मुहिम में सर के साथ जुड़ सकते हैं। सर अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। अगर इस दिशा में अगर आप भी बदलाव लाना चाहते हैं, इस बदलाव के बयार का हिस्सा बनना चाहते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहते हैं, तो आप भी सर से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि देखिए परिवर्तन ही सृष्टि का नियम होता है और किसी ना किसी को इस बदलाव के लिए आगे आना होगा। और जो आगे पंक्ति में आए हैं उन्हीं में से एक राम अवतार मीणा जी भी हैं। सर मैं अब आपके मिशन के ऊपर चर्चा करना चाहूंगी आपसे कि आपकी लाइफ का क्या मिशन है, क्या विजन है, क्या सोचते हैं आप आगे? जी, मेरी लाइफ का विजन तो बहुत बड़ा है। और जब से मैं समझदार हुआ हूँ तो मेरा लाइफ का विजन तो बहुत बड़ा था। मेरे माता पिता का विजन, मेरे परिवार का विजन तो इकलौता होने के नाते वो चाहते थे कि मैं कहीं सरकारी सेवा में जाके अच्छा अधिकारी बन जाऊं और परिवार का नाम रोशन करूं, माता पिता का नाम रोशन करूं। लेकिन पता नहीं, मैंने जहां पर भी सरकारी सेवा में गए तो कई इंटरव्यूज में मैं फेल हो जाता था। और कई बार मैं पास हुआ तो कहीं ना कहीं मेरे को अड़चन आ जाती थी कि मैं कहीं इंटरव्यू देने ही नहीं जाता था। तो कई बार ऐसे फैसले जीवन में आए, ऐसे निर्णायक मोड़ आए, तो मैं हर बार असफल हुआ। तो बार बार असफल होने से मेरे मन के अंदर निराशा आई। लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है ईश्वर ने कुछ और ही तय कर रखा हो अपने लिए। तो मैं सामाजिक सेवा कार्यों से मैं जुड़ा हुआ था। तो मैंने मिशन प्रतिभाओं का सम्मान समारोह करना, गरीबों की मदद करना, विधवाओं को पेंशन दिलवाना, विकलांगों को पेंशन दिलवाना, और ऐसे बहुत सारे गांव के गरीब लोगों को पेंशन, पीएम आवास का लाभ दिलवाना, नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार दिलवाना, ग्राम पंचायतों में जाकर उनका काम करवाना, उनके दस्तावेज दिलवाना, पालनहार जो विधवा महिला है उनके बच्चों को पेंशन करवाना। ऐसे कामों से मैं जुड़ा और मेरे अंदर, मन के अंदर सेवा का भाव ऐसा जागृत हुआ कि मैंने अपने पढ़ाई कर अपने मिशन को छोड़ दिया और कहा कि मुझे जीवन में सेवा ही करनी है, लोगों की सेवा ही अपना मिशन बना लिया। सेवा ही मैंने मिशन बनाया। तो फिर सेवा के माध्यम से कई लोग मेरे को मिले तो उन्होंने कहा कि सेवा ऐसे तो करते रहोगे जिंदगी भर, लेकिन किसी अच्छी जगह पर जाकर आप सेवा करो तो आप और अच्छे से कर सकते हो जी। तो मेरे मन के अंदर था मुझे कोई राजनीति में कोई अच्छी जगह पे कोई जाना नहीं, कोई पंच सरपंच या कोई प्रधान वगैरह मतलब बनना नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं क्या आरएसएस की शाखा से निकला हुआ व्यक्ति था। तो फिर पार्टी में मुझे कई विभिन्न पदों पर पहुंचा। मैं मंडल अध्यक्ष से लेकर युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहा, किसान संघ का जिलाध्यक्ष रहा, वीएचपी में मैंने काम किया, स्टूडेंट यूनियन में काम किया मैंने, फिर प्रदेश में मंत्री रहा, किसान मोर्चे में पर्यावरण का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, सरकार ने मेरे को बनाया। तो ऐसी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते फिर लोग कहने लगे कि नहीं, आपका विजन सेवा का है तो आपको राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी जगह पर जाना चाहिए और चुनावी मैदान के अंदर भी आपको जाना चाहिए। तो पहले मैं नानुकुर करता रहा, लेकिन फिर मन के अंदर भाव जगा के लोगों की मनसा है, ऐसा चाहते हैं लोग तो क्यों नहीं अपन इसको जाना चाहिए। तो मैंने टिकट भी मांगे, सहयोग से मेरे को नहीं मिल पाया, लेकिन मेरे अंदर फिर सेवा का भाव ऐसा जगा कि मैं निराश कभी नहीं हुआ। और जब जब भी मेरे सामने चुनौतियां खड़ी हुई तो मैं पूरी ताकत से और ज्यादा ताकत से काम करने लगा। और विजन रहा कि मैं लोगों की सेवा इसी भाव से करता रहूंगा। और सेवा के क्षेत्र के अंदर मैंने किसी को ये नहीं देखा कि ये किस जाति बिरादरी का है या किस समाज का, इस चीज को नहीं देखा। मैंने इंसान को मानवता के नाते एक ही रूप में देखा कि इंसान है, जाति से मुझे कोई लेना देना नहीं। इंसान को इंसान मान के, इंसान को भगवान का रूप मान करके और उसको गणेश जी का रूप मान करके उसकी सेवा करने का प्रयास किया। मेरा विजन अब केवल लाइफ में ये है कि मैं लोगों की अच्छे से सेवा करूं जितना मैं कर सकता हूं। और मैं तो परिजनों से भी कहता हूं कि जितना हम दूसरों के लिए कर सकते हैं इस जीवन में, हम आए हैं कुछ करने के लिए, तो लोगों को दें। ईश्वर ने हमको इंसान बनाया है तो हम
मन खोल करके, दिल खोल करके जितना भगवान ने, ईश्वर ने हमको दिया है वो दूसरों के लिए दे, दूसरों के सुख दुख में काम आए। राजनीतिक क्षेत्र में तो भाग्य का भी खेल होता है, कोई लाभ मिले ना मिले, लेकिन हमको उस लाभ और हानि से परे रह करके, दूर रह करके हमको लोगों की सेवा में जुड़ा रहना चाहिए। देखिए, इंसानों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। और हम सभी ने सुना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी यही थी कि आप धीरे धीरे इस रास्ते पर चल पड़े, और भगवान ने चाहा तो देखिए, भाग्य किस्मत कभी तो चमकती ही चमकती है, और सेवा का मेवा तो जरूर से मिलता है। ये आप हम सभी हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं। और जो लोग कर्म करते रहने में विश्वास रखते हैं ना सर, वो निरंतर कर्म करते जाते हैं और ऐसा फल उन्हें रिटर्न में आके मिलता है कि हम कभी सोच भी नहीं पाते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा कहा। हमें ये चाहिए। क्या मैं क्या गीता जी पे बहुत विश्वास करता हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उस पर बहुत विश्वास करता हूँ। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, वो तो अंबेडकर जी तो इसे, मैं तो उनको देवता का रूप मानता हूँ, ईश्वर का रूप मानता हूँ, जो धरती पर आए और जिन्होंने गरीब के लिए, शोषित पीड़ित लोगों के लिए इतनी लंबी लड़ाई, इतना लंबा संघर्ष किया। उनके जीवन से बहुत प्रेरणा ली है मैंने। विवेकानंद जी से मैंने बहुत प्रेरणा ली है, और भी जितने महापुरुष हुए उनसे वो मैंने, ज्योतिबा फुले से बहुत प्रेरणा ली है। ऐसे युग पुरुष हो गए थे, उनसे प्रेरणा लेकर के इन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी जलालत झेली, कितना तिरस्कार झेला, और उसके बावजूद ये चट्टान की तरह खड़े रहे। तो ऐसे लोगों का मेरे जीवन पर, सुभाष चंद्र बोस का बहुत मेरे जीवन पर असर है। ऐसे लोगों से मैंने प्रेरणा ली है। और फिर हम संघ की शाखा से निकले हुए हैं। संघ से जो प्रेरणा मिली है, हमारा मातृ संगठन है, संगठन RSS, उससे जो मुझे प्रेरणा मिली है, उसने मेरा जीवन बदल दिया। और मैं दृढ़ संकल्पित हो गया कि मुझे पद मिले न मिले, कोई MLA बनूं, MP बनूं, नहीं बनूं, मंत्री बने नहीं बने, लेकिन हम जीवन में सेवा लोगों की करते रहेंगे। ये मैंने संकल्प लिया, दृढ़ इच्छा से लिया, जोरदार ताकत के साथ में लिया। मेरे परिवार वालों ने मेरा विरोध किया कि क्या मिलेगा तुमको, क्या दूसरों की सेवा करने में रखा, उन्हें घर को चलाओ, परिवार को चलाओ, बड़ा परिवार है उसमें रह करके, और अपनी जमीन को संभालो, अपने काम को संभालो। लेकिन मैंने संकल्प कर लिया कि नहीं। और यही संकल्प आपको हमेशा भीड़ से अलग बनाते हैं, भीड़ से अलग आपकी इमेज बनाते हैं। और देखिए, सभी एक जैसा करेंगे, थोड़ा सा भी अलग कोई नहीं सोचेगा तो आप जैसी शख्सियत पैदा नहीं होती है। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपके इस विजन को जितना सपोर्ट हम जैसे लोग, हमारे दर्शक और सभी लोग कर सकें वो बहुत है। क्योंकि समाज को सुधारने के लिए, बिगाड़ने के लिए तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन सुधारने के लिए 100 में से आपको 10 लोग ही मिलेंगे, और उन 10 लोगों में आप जैसे लोगों की गिनती होती है, मैं ये मानती हूँ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आपके विजन को और भी मैं बहुत सारे उम्मीदों के साथ बधाई भी देना चाहूंगी, और यही प्रार्थना करूंगी सभी के साथ मिलकर कि आप भी अपने उद्देश्य में हमेशा जितना सफलता को अपेक्षित करते हुए आए हैं, उतनी सफलता आपको आपके मिशन में मिले, विजन में मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार।